हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा बच्चों आप लोग आज देख रहे हैं, अभी काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब पे भी कंटिन्यूअस लेक्चर्स आते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस वीडियोस आते जा रहे हैं। इवन हमने गाइडेंस के लिए भी जो हमारे टॉपर्स हैं, पुराने टॉपर्स हैं या जो करंटली टॉपर्स हैं, उनके भी हम इंटरव्यू वीडियोस डाल रहे हैं एक मोटिवेशन के लिए। क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन है इसमें काफ़ी लोग, कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी लोग छोड़ भी दिए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो डालते जा रहे हैं कि हर एक दिन पे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स के वीडियोस आते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा एप्टीट्यूड के बहुत सारे वीडियोस हमारे आ गए हैं और कंटिन्यूसली लोग डिमांड भी करते जा रहे हैं, सर इसको भी डाल दीजिए आप। अभी मैथ्स के भी कुछ पोर्शंस आ चुके हैं। इवन DBMS हमने अभी डालना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है बच्चों से DBMS के लेक्चर स्टार्ट होने से। और भी इस तरह से हम लोग प्लान करके बैठे हुए हैं कि धीरे धीरे हमें आई गेट यूट्यूब चैनल पे काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अभी हमारा भी प्लान है, काफ़ी नई चीज़ें हम लोग लेके आने वाले हैं। वो मैंने वर्कआउट कर लिया है। टेक्निकल्स में भी हम बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। तो आने वाले वक्त में बहुत सारी वेराइटीज़ आपको आई गेट यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। बस आप जुड़ते जाइए, आप धीरे धीरे देखते जाइए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला और क्या क्या मिलने वाला, आपको मज़ा आने वाला है। वैसे आप मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। इसी बीच में हमारे साथ एक स्टूडेंट और यहाँ पे हमारे एज ए फैकल्टी इन्होंने आज ज्वाइन किया है। इनका मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। इनका नाम रजत कुमार है, BIT दुर्ग कॉलेज से पास आउट है। हेलो रजत। सर, जैसा आपको अभी यूट्यूब में देख रहे हैं बहुत सारे कंटेंट आपको फ्रीली मिल रहे हैं। उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे एक नए जो फैकल्टी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और ये IC बंगलौर में अभी MTech कर रहे हैं। तो IC बंगलौर आपको मालूम है इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है। इनके आने के बाद यहाँ पर कुछ वीडियोस बहुत ही क्वालिटीफुल आने वाली है, जिसमें आपको खासकर ये जो वीडियो अभी बनाने वाले हैं, मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाने वाले हैं फॉर ऑल ब्रांचेस। ठीक, अभी कंप्यूटर साइंस की पहले वीडियोस आएंगी। जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है पहले उसको हम लोग कवर करेंगे। आगे हमारा प्लान है कि जो अदर ब्रांचेस है उनकी भी जो मैथ्स की क्लासेस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे फ्रीली आपको क्या करें, हम प्रोवाइड करें। तो हम रजत से जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ये किस टाइप से क्या सोच रहे थे। इन्होंने पहले तो ये जानते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर कि ये कैसे प्रिपरेशन करते थे गेट की और इनका गेट में कैसा सक्सेस था और ये IC बंगलौर क्यों चूज़ की। IC बंगलौर के अंदर में भी ये जो है AI के अंदर में MTech कर रहे हैं। तो रजत, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए कि आप कब से, जैसे आप 2018 के पास आउट हैं BIT दुर्ग से, तो आप कैसे प्रिपरेशंस किए और आपका जब रैंक आ गया तो अभी IC बंगलौर में है, तो कैसे आपकी जर्नी कैसी रही, पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर दीजिए, फिर आगे और चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजत कुमार है। मैं BIT कॉलेज से 2014 में एनरोल हुआ था बैचलर्स के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में तो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और 18 के जब मैंने पास आउट हो गए कॉलेज से, उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूं मैं अपनी काबिलियत को लेके। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था। 18 के पास आउट होने के बाद 2-3 महीने में सर्च किया क्या क्या और ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या हैं। उसके बाद मैं समझ में आया कि गेट ऐसा चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पहले सिलेबस देखा हुआ था और थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी कॉलेज में। 2-3 महीने मैंने प्रिपेयर किए थे और उसके बाद मैंने उसे लीव कर दिया था। लेकिन जब मैं 19 में गेट अपीयर किया तो अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वो मेरा इलेक्ट्रिकल का एक्चुअली सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए वो 4 महीने में कंप्लीट हो नहीं पाया था पूरा सब्जेक्ट। इसलिए मेरा रैंक अराउंड 5019 में आया हुआ था। फिर मैंने MTech के लिए अप्लाई जरूर किया था, लेकिन मेरा किसी कॉलेज से IIT बॉम्बे से कुछ डिपार्टमेंट में RA में और इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आया था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। उसके बाद मैंने फिर से एक बार ट्राई करने का सोचा गेट 2020 का, और मैंने इस बार सोच लिया था कि इस बार फुल फ्लेश तैयारी के साथ मुझे करना है। इसलिए मैंने जून जुलाई से ही इस बार चालू कर दिया था प्रिपरेशन। और मुझे आइडिया था पहले से कि कैसे प्रिपेयर करना है। बीच में दिक्कत बहुत आई कुछ, क्योंकि आपको हर एक इंसान को दिक्कत आएगी जो भी इसे अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको दिक्कत जरूर आएंगे। लेकिन वहां से आपको निकल के आना है और वापस से आपको अपना रिदम मेंटेन करना है। रिदम मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आप हफ्ता 10 दिन का ब्रेक हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने नवंबर में मेरा एग्जाम था एक स्टार्टिंग में, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन जाना हुआ था मेरा। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से मेरा पूरा नवंबर
का टाइम जो है वो पूरा वेस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने दिसंबर में वापस से अपने आप को धीरे धीरे रिवीजन स्ट्रेटजी में लेके आया, रिवीजन दिए, टेस्ट दिए, और फिर दिसंबर जनवरी में वापस से मैं फ्लो में आ गया था। और कुछ इंटरव्यू भी थे, मैंने कुछ एग्जाम मैंने नवंबर में जो मैंने एग्जाम दिया था उसका फर्स्ट रिटर्न निकल गया था यूपीपीसीएल का, तो उसका भी इंटरव्यू मेरा जनवरी में 25 जनवरी को था। उसके वजह से भी कुछ टाइम मेरा वेस्ट हुआ, वो भी लास्ट टाइम था जो जनवरी 28 से 30 जो 1 वीक का टाइम था, उसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया था। लेकिन एक हफ्ता का टाइम बचा था, उसके बाद गेट में 8 तारीख को हमारा गेट का पेपर था, तो वापस से मैंने फुल लेंथ टेस्ट जो मेरे कुछ बचे हुए थे वो मैंने स्टार्ट किए देने, और धीरे धीरे एक्चुअली टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर बहुत उतने ज्यादा नहीं आते थे, और मुझे उतना अंदाजा भी नहीं था कि मैं, इतना पता था कि मैं 1000 के अराउंड आ जाएगा मेरा रैंक, लेकिन मुझे ये एक्चुअल में अंदाजा नहीं था कि मैं और अंदर आ सकता हूं रैंक में, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारा पोटेंशियल क्या है। हमें क्या करना है, हमें इसलिए ना छोड़ना नहीं है चीजों को, बस कंटिन्यू पढ़ते रहना लास्ट तक। अब देखेंगे जिन लोग लास्ट तक पढ़ते रहते हैं ना, अब यकीन मानिए उनका रैंक जरूर नहीं ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है? क्योंकि लास्ट में कई बच्चे जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं और आप पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आ जाएंगे। आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आप बस कंटिन्यू करेंगे तो भी आप बाकियों से ऊपर आ जाएंगे। ऐसा मुझे लगा था अपने प्रिपरेशन के समय। ओके। तो आप जैसे प्रिपेयर करते थे, आप जैसे आप हमारे साथ में यूट्यूब में जुड़ रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस अभी जो है मैथ्स और एप्टीट्यूड पर है। यस सर। तो बच्चों आपको एक डाउट इसमें होगा कि सर आपके साथ तो राकेश सर भी है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, हमारे साथ राकेश सर भी है और हमारे साथ रजत भी है। तो चूंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, अब चूंकि हम लोग यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, तो एक ही फैकल्टी हर जगह पे इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि ऑलरेडी लंबी क्लासेस चलती है, तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस रख रहे हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा फैकल्टीज़ होनी चाहिए, जिसको मैं यूट्यूब पे भी यूज़ कर सकूँ। और कुछ चीज़ों के लिए जैसे अभी राकेश सर के बहुत सारे वीडियोज़ आ गए हैं, इसलिए मैंने रजत को भी यहाँ पे, चूँकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा सर राकेश सर फिर कहाँ गए, तो राकेश सर भी हमारे साथ में ही है और रजत भी हमारे साथ में है। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इसलिए हमको सबको बिजी करके रखना है कि हमारा कहीं पे ऐसा ना हो कि अब जैसे पहले होता था कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चले तो यूट्यूब छूट जाता था, यूट्यूब के लिए हमें टाइम नहीं मिलता था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए और जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, दोनों को थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग वेल ऑर्गेनाइज होकर यहाँ पे क्या कर सके, इफिशिएंटली क्या कर सके, काम कर सकें। तो ऐसा नहीं कि अब राकेश सर का वीडियो नहीं आएगा या मेरा वीडियो नहीं आएगा, बिल्कुल हमारा भी आएगा, राकेश सर का भी आएगा, रजत का भी आएगा, और भी लोग, बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जैसे अभी गुलशन सर के कुछ वीडियोस आए हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगे, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको देने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो रजत जैसे आप पढ़ते थे उस टाइम में, तो खासकर हमारा जो मैथ्स का सेक्शन है, तो कंप्यूटर साइंस में, मैथ्स में, तो जनरल मैथ्स में जैसे आप 3 ही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पार्ट तो अलग है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पार्ट तो मैं यहाँ पे खुद ही हैंडल करता हूँ। और पहले मैं दूसरे टीचर से पढ़ाता था, लेकिन जो जनरल मैथ्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लोग डिस्क्रीट में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं रहता है। तो हमारा चूंकि बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस है और इसलिए हम उससे ज़्यादा फैमिलियर रहते हैं, तो उस सब्जेक्ट को मैं खुद ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो जैसे आप जब पढ़ते थे तो आपको मैथ्स में कहाँ पे प्रॉब्लम आती, मतलब कैसे आप प्रिपरेशन करते थे, पहले तो ये बताइए कि मैथ्स में कैसे प्रिपरेशन करते थे, जैसे कि जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं उनको भी एक आइडिया लगे कि मुझे इस टाइप से मैथ्स की प्रिपरेशन या एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते थे और कैसे आप प्रिपेयर करते थे? मैंने मैथ्स के लिए मेनली तो एक्चुअली मैं मैथ्स 11-12 का जो बेसिक है वो मेरा थोड़ा ठीक था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद मैं पढ़ाई उतना नहीं कर पाया था, इसलिए वो भूल गए थे। लेकिन जब मैंने मैथ्स गेट के लिए पढ़ना चालू किया तो मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किया। जो 11-12 कॉन्सेप्ट थे कुछ मैंने उसको पहले रिवाइज किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पहले कुछ 11-12 कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको पढ़ चुका हूं, इसलिए मुझे आसानी होगा। लेकिन अगर आप गेट के लिए डायरेक्ट आप मैथ्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। और मैथ्स ऐसा है, आप एक काम करिए, बस आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए कहीं से भी और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए बहुत ज्यादा। जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं भी आप या फिर कोई आपको टीचर पढ़ा ले, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए। अब हर चीज आप नहीं पढ़ सकते, आपको धीरे धीरे आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को लेके अपने हिसाब से। मैथ्स में और प्रैक्टिस मांगता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेटेजी होता है मैथ्स में। क्यों? क्योंकि आप अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं, और
कोशिश करिए मैथ्स में कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि मैथ्स क्या है, बहुत ज्यादा आपको समय देना भी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि आपके पास बाकी सब्जेक्ट भी हैं और मैथ्स क्या है, इजी पोर्शन है। इसलिए क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना है और कंटिन्यूअसली टेस्ट देते रहना है, वीकली, मंथली। आप अगर पहले मैथ्स कंप्लीट कर लिए तो आप कोशिश कर लिए कि मंथ आपको टेस्ट देना पड़े, टेस्ट देते रहें। क्यों? क्योंकि उससे प्रैक्टिस बना रहेगा। आप एक बात याद रखना कि आपको कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ्स में आप भूल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भूल जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत दिन तक आप गैप रखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि आपको याद है, लेकिन आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो वो प्रैक्टिस आपका छूट जाता है, और प्रैक्टिस जब छूट जाता है तो आपको बहुत दिक्कत होगी मैथ्स में। और हमारे में एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैक्सिमम चीजें जो हमारे, एक तो मैथ्स का सिलेबस भी हमारा ज्यादा है और हमारे में जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत जगह हमारे को मैथ्स इंक्लूड है। जैसा मैं देखता था इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में, जैसे 15 मार्क्स का मान लेते हैं, अगर गेट में अगर मैथ्स आता है और एप्टीट्यूड भी इंक्लूड है 13 मार्क्स का, तो उसके बावजूद नेटवर्क हो गए, कंट्रोल हो गए, ये सब नेटवर्क एनालिसिस और कंट्रोल सिस्टम में भी कई सारे पोर्शन ऐसे हैं जो आपका मैथ्स के जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली यूज होता है। तो आपको क्वेश्चन कभी कभार मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करके भी आप बना सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स हो गया, आपको कंट्रोल सिस्टम में जो लास्ट चैप्टर है स्टेट स्पेस, उसमें आपको मैट्रिक्स का पूरा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब का आपको एक्चुअल में सिस्टम में कैसे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में आएगा, और उसके कॉन्सेप्ट अगर आप मैथ्स में अच्छे से पढ़ लिए तो आपको वहां बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, तो रजत जैसे ऑलरेडी तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस फ्री अवेलेबल है, यस सर। तो जो हम लोग कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं यूट्यूब के अंदर में, ऐसा क्या सेपरेट हम लोग देने वाले हैं? तो कि आप तो ऑलरेडी यहाँ पे भिलाई से पढ़े हुए हैं, बीआईटी कॉलेज जो कि छत्तीसगढ़ का टॉप मोस्ट कॉलेज है, आप वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे जानते हैं यहाँ के बारे में। इवन आप इंडिया लेवल के भी, आप चूँकि आप टॉप रैंक में आ चुके हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया लेवल तक के बच्चों को आप जानते हैं। इवन क्या मटेरियल्स अवेलेबल है वो भी आपको अच्छे से मालूम है। तो आपको क्या कमी लगी अभी तक कि यूट्यूब में ऐसे क्या कंटेंट की कमी है, तो और हम उससे क्या सेपरेट यहाँ पे देने वाले हैं? एक्चुअली जो मुझे मैथ्स में, जैसे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में तो उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है मैथ्स पे, और वो होता भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम में, जो लोग लाइटली ले लेते हैं, तो कॉलेज में तो हो नहीं पाता है। और जो अदर यूट्यूब की बात करें या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें जहाँ पे मैथ्स होता भी है, तो वहाँ पे मैंने जो देखा है और मैंने जो सुना है, पाया है कि मैथ्स को एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं ट्रीट करते हैं और उसको जल्दी कंप्लीट कराने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि हाँ वो जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए, बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए और लोग, बच्चे हम खुद से कर लेंगे। और यूट्यूब में भी मैंने यही देखा है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस और मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी जल्दी निपटा दिया जाता है। तो यही आपसे मिलने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट अब मैं थोड़ा समझ में आया। आप जो ऑनलाइन में, आप पहले ऑफलाइन था, उसके बाद ऑनलाइन में भी आ रहे हैं, तो आपका ऑफलाइन में भी आपका हमेशा से टारगेट रहा है कि बच्चों को जो बेस्ट हो पॉसिबल हो वो आपको यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल कराएं। और जैसे आप पूरा सब्जेक्ट मैं सीएस खुद लेते हैं, और मेरे तो दोस्त हैं जो हमारे बैच से, हमारे कॉलेज से मैक्सिमम लोग सब यहीं आते थे, तो बहुत सारा फीडबैक मुझे पता था। तो इसीलिए आपने जैसे बताया कि हर एक चीज डिटेल में अगर आप किसी बच्चे को दोगे तो उसको समझने का अलग अलग, जैसे आपने कहा राकेश सर भी हैं, और जैसे अगर मैं भी अगर अपना वीडियो लेक्चर उसमें डालते हैं, तो आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस होंगे कि अलग अलग ऑप्शंस होंगे एक ही जगह से, और उसमें आपको डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जाएगा। एक्चुअली में यूट्यूब में यही दिक्कत होता है कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए जैसा कोचिंग में पढ़ाते हैं टीचर्स वैसा ही पढ़ा दोगे तो आपको नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, बच्चा आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, लेकिन यूट्यूब में आपको इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जो बताना है वो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप बताएंगे तभी वो ग्रैस कर पाएगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज तो है, ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट उसको थोड़ा बहुत बता देते हैं, मतलब एकदम डिटेल सॉल्यूशंस नहीं बताते हैं। तो ये हम यहाँ पे हम लोग एक डिटेल सॉल्यूशन वो देने वाले हैं। उसमें क्या सर, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, आप एक क्वेश्चन देखेंगे, उस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगा, तो आपके अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लिया या फिर उसी कॉन्सेप्ट से कुछ और क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, तो सर दिक्कत में फंसने हो जाता है। जैसे हम लोग मैथ्स की बात करें, मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी पूरी रियल लाइफ भी मैथ्स पे चलती है, और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को देखा जाए टोटली मैथ्स है। अभी तुम आईसी में गए हो, वहाँ पे एआई पढ़ोगे, और भी वहाँ पे आपने इंटरव्यू भी दिया होगा, तो देखा होगा कि वहाँ पर कि मैक्सिमम चीजें जो होती हैं पूरा मैथ्स ही मैथ्स है, हर चीज में मैथ्स इन्वॉल्व है।
तो जैसे हम लोग मैथ्स की बात करें, बच्चों को सबसे ज़्यादा तो डर लगता है मैथ्स के अंदर में, तो कैलकुलस तो इजीली कर लेते हैं वो लोग, और लीनियर अलजेब्रा भी कर ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को डर रहता है, मतलब नाम सुन के ही डर लगता है, मतलब अंदर जाने से ही डर लगता है लोगों को। ठीक है, तो मतलब हर एक बच्चे से आप किसी से पूछ के देखो कितना भी पढ़ ले, वो 100% यहाँ पे कॉन्फिडेंस में नहीं रहता है। तो उसमें हम लोग क्या देने वाले हैं, मतलब जैसे कि बच्चे का जो डर है, अंदर से डर है, एटलीस्ट वो खत्म हो, कैसे भी खत्म हो। तो हम लोग ऐसे क्या चीज़ें उनको देंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर में कि उनका डर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब वो इंजॉय करने लगेंगे। क्योंकि ये मैंने देखा है, बहुत सी जगह देखा है, प्रोबेबिलिटी लोग क्या करते हैं, जो लोग पढ़ाते भी, कुछ लोग तो मैं देखा हूँ रट्टा मार के पढ़ाते हैं। तो हमें रट्टा मार के नहीं बताना है उनको, ऐसा बताना है, ऐसा समझाना है उस लेवल पे जाके कि जिससे बच्चा उसकी बारीकियों को समझ सके। लोगों को ये नहीं समझ में आता कहाँ पे मुझे प्लस करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारी दिक्कत होती है वहाँ पे। तो ऐसे क्या कैसे क्या मतलब अपना तरीका रहेगा बताने का? जैसा प्रोबेबिलिटी में जैसा आप बोल रहे हैं सर, कई लोग ये होता है कि कुछ कई चीजें फॉर्मूला नहीं तो कुछ पैटर्न्स याद कर लेते हैं लोग, जिससे दिक्कत होती है। जैसा मैंने भी स्टार्टिंग में यही कोशिश की थी कि मैंने जैसा बाकी लोग करते हैं हम भी वैसे ही करते हैं, पहले कुछ फॉर्मूला याद कर लें या फिर कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लें और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट में, प्रोबेबिलिटी में जैसे दो पोर्शन है। एक जो पोर्शन है आपका जो रैंडम वेरिएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है, और उसके बाद जो आपका स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड वाला पोर्शन आ गया, वो तो एक अलग पोर्शन है। और जो पहला वाला पोर्शन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और जो प्रोबेबिलिटी के जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादातर दिक्कत यही होता है, जैसे कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए और बॉक्सेस से क्वेश्चन हो गए। तो लोग क्या मतलब जनरली स्टूडेंट्स उसमें याद करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन में तो इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पर्टिकुलर समझने की आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख के प्रोबेबिलिटी में खासकर आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ के उसके जो डाटा है, उसकी जो कंडीशंस है, मेन आपकी जो प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपका जो कंडीशन गिवन है वही इंपॉर्टेंट होता है, और उसी कंडीशन को लेके आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैक्सिमम चांसेस में क्या होता है, आप जो कंडीशन लेते हैं उसमें कोई ना कोई एक या दो केसेस, जनरली एक केस भी आपका अगर छूट गया, अगर एक केस भी आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और वहीं पे दिक्कत हो जाता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और एक एक केस को आप जब कंसीडर करेंगे प्रोबेबिलिटी में, तब आपका जो पहले वाला पोर्शन है एप्टीट्यूड और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑन बेस्ड थ्योरम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बस आपको हर एक क्वेश्चन को, आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो करना है, आपको एज ए लेमैन स्ट्रेटेजी लेके जाना है, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है और उसको कंडीशंस को अच्छे से लिस्ट आउट करना है। कोई भी कंडीशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपको जल्दी ट्राई करेंगे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो ज्यादातर चांसेस है कि वहां पे गलत हो। इसीलिए वो बहुत ज्यादा दिक्कत भी करता है, बच्चों को डराता भी है, क्योंकि उसमें नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो सेकंड पोर्शन है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो तो बहुत इजी है, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फिक्स पैटर्न है, वही फॉलो करना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो भी ज्यादातर या तो उसके एक स्टेटमेंट है या फिर एक बोलते हैं, आप ले सकते हैं कि फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला होता है जिसमें जैसे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक टाइप का फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ऐसे 3 फॉर्म है, बस आपको फॉर्म याद रखना है, और उसमें आपको अलग अलग पैरामीटर होंगे, जैसे लैम्डा हो गया, म्यू जो पैरामीटर होगा मीन का, वो सब आपको निकाल के उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वो पोर्शन तो इजी हो जाता है, लेकिन जो पहला वाला पोर्शन है उसी में मेन दिक्कत आता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशन आपको जनरली एक आध मिस हो जाता है। और मेन क्या होता है, ऑप्शंस भी ऐसे दिए रहेंगे, आप 2/3, जैसे हमारे में इस साल ही सर गेट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत ज्यादा डिबेट भी हुआ था, जो आंसर था वो 233 और 232 ऐसा ही कुछ केस था। तो उसमें एक ही बस नंबर का डिफरेंस था, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है, लेकिन बाद में उसको गेट वालों ने उसको करेक्ट कर दिया था, बोनस दे दिया था। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं कि आपने इनकी बातों से आपको लग गया होगा कि काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यूट्यूब के अंदर में। तो बच्चों देखो, हम लोग हवावाही बातें नहीं करते। आप हमारे वीडियोस को जाके देखेंगे तो किसी भी वीडियो में हमने हवावाही बातें नहीं की है। आप कंटेंट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, सभी में मिलेगा, आपको 101% मिलेगा। ठीक है, आप
अपनी वाकई में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप लोगों की हवाई बातों में फंस जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब बिल्कुल यहाँ पे आपको जो चीज़ें आने वाली हैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आने वाली हैं। पीछे भी आप जाके देखें तो आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक, और गेट एक ऐसा एग्जाम है बेटा यहाँ पर कि जो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन मांगता ही है। क्योंकि हम लोग 11-12 में क्यों फेल हुए, क्योंकि उस समय हम लोग उतना सिस्टमेटिक नहीं थे, हमें उतना प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपको आप अब वहाँ पे एक दिक्कत और थी, वहाँ पे हमारी एज भी बहुत कम रहती है, हमारी सोचने की क्षमता जो होती बहुत कम होती है 11-12 के अंदर में। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम 18-19-20 ईयर्स के हैं, अब हमारी सोचने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। तो एटलीस्ट आप एनालाइज ज़रूर करिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, कि क्या इसका वो तो गलती आप जो 11-12 में कर चुके तो वो गलती अभी तो दोबारा तो नहीं हो रही है। कि वहाँ पे हम लोग मोटी मोटी बुक्स पढ़ते थे और समझ में आता था एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं बेटा। यहाँ पे आप 100 एक टाइप का क्वेश्चन 100 बनाने की जरूरत नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना लिए, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखिए यहाँ पर किस टाइप का है। तो हमारा भी यहाँ पर है जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट हम देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारे कोचिंग का रिजल्ट है, मैं बार बार जो बोलता हूँ लोगों को, और मैं प्राउड भी फील करता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर में कि हमारे कोचिंग का जो रिजल्ट है बेस्ट रिजल्ट है। और आप सोशल मीडिया पे फाइंड आउट कर सकते हैं, हर कहीं पे जाके आप फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और जैसे ये भी ऑलरेडी बीआईटी से पढ़े हुए हैं, तो जैसे आप तो बीआईटी से पढ़े हो, तो आपके जैसे दोस्त सीएस वाले, कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले मैक्सिमम लोग आते हैं। और जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल में थे, तो आपके दोस्त लोग भी इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे लोग तैयारी करते होंगे। तो कैसा माहौल रहता है गेट को लेकर, खासकर मतलब क्लास के अंदर में आपके क्लास, मतलब बीआईटी का तो माहौल वैसे गेट को लेकर काफी अच्छा है, ठीक है। तो आपकी क्लास को लेकर कैसा है, मतलब आप ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं। हम तो बाहर हैं तो हम कंप्यूटर साइंस का बता सकते हैं, लेकिन बाकी ब्रांच का उतना हम नहीं बता सकते हैं। तो आप चूंकि कॉलेज के अंदर में रहे, मेन कॉलेज के अंदर में रहे, तो आप एक माहौल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चे मतलब कहाँ पे लैग कर जाते हैं, उनका सक्सेस रेशियो क्या है, ठीक है, मतलब कहाँ पे लैग हो जा रहा है बच्चा, कहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहा है, इस बारीकी को थोड़ा सा बताइए यहाँ पे। सर जैसे मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है, जैसा मैंने भी कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मेरा सर्कल भी वैसा नहीं था। और जो ग्रुप होते हैं, आपका ग्रुप बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने सीएस वाले स्टूडेंट्स को देखा था, वो ग्रुप में हमेशा रहते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते रहते थे, अपनी प्लानिंग डिस्कस करते थे, अपना क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। वैसा एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें तो जो हमारे क्लास में माहौल तो मतलब अवेयरनेस तो था गेट के प्रति, और लोग प्रिपेयर भी कर रहे थे, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया। उस साल हमारे कॉलेज से इलेक्ट्रिकल में तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था, बाद में जरूर आया कुछ रिजल्ट, लेकिन उस साल नहीं आया था। हमारे कॉलेज से सीएस में ही आपके यहाँ से बहुत तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आए थे इन कंपैरेटिवली बाकी ब्रांचेस में। लेकिन हाँ, कुछ एक आध बच्चे जरूर थे जो उन्होंने अच्छा किया था। लेकिन माहौल होता जरूर है अच्छा, लेकिन आपको उस जगह में जाना पड़ेगा। जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको साथ में उठना बैठना पड़ेगा उनके साथ। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको उस रूटीन में आ जाते हैं। उसी रूटीन में आप थोड़ा सुबह तो अगर कोई पढ़ रहा है, साथ में उससे कुछ डिस्कस कर लिए, तो आपका भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप होते जाएगा। जो मैंने ऑब्जर्व किया बाद में जो प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने इस साल जो प्रिपरेशन की थी, इसमें मेरे बहुत हद तक बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया। जो मेरे आसपास थे, मेरे जो रूममेट्स थे, उन्होंने भी साथ में अच्छे से तैयारी की हुई थी। तो कई बार क्या होता था कि मेरे को जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे तो उनसे हेल्प ले लेते थे, और बहुत बार उन्होंने हेल्प भी किया है। तो उसके वजह से बहुत सारा हमारा टाइम भी बच जाता है, और साथ में जो एक मोटिवेशन वाला फैक्टर जो हम लैक करते हैं कॉलेज में ज्यादातर, या फिर बाद में भी ड्रॉप में भी आपको और एक्सटर्नल प्रेशर आता है, वो आपको धीरे धीरे रिलैक्स कर देता है। तो जैसे रजत, हम लोग कभी मैथ्स देने वाले हैं, आगे अपना प्लान एप्टीट्यूड का भी है। तो आप अपने टाइम में एप्टीट्यूड के बारे में कैसे स्टडी करते थे, कैसे आप प्लान करते थे उसको कवर करने के लिए? और हम लोग यहाँ पर भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एक गाइडेंस आप प्रोवाइड कर दीजिए, जो कि यूट्यूब के वीडियो तो अभी मैथ्स के बाद ही बनेंगे अपने। तो इनको जैसे कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो उसको यूट्यूब को कैसे कैसे उसको कवर करना चाहिए, एप्टीट्यूड को कैसे उसको प्लान बनाना चाहिए? एप्टीट्यूड कवर करने के लिए जैसा मैंने किया था मैं वैसा बता देता हूं। आप अपने तरीके से आप अपने आप को ढाल सकते हैं।
एक्चुअली मुझे क्या था कि मुझे चीजें याद करने में बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो मैंने हर चीज को समझने की कोशिश करता था। और एप्टीट्यूड को मैंने अलग से कोई सब्जेक्ट ऐसा मान के नहीं लिया था, मैं उसको एज ए जनरल हम लोग आसपास जो पहले से पढ़ा हुआ है चीजें उसको अप्लाई कैसे करना है वही सीखा था। जैसे हमारा गेट में भी वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वो एप्टीट्यूड तो उसमें भी आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें भी काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। और जो एप्टीट्यूड अलग से जो सेक्शन है उसके लिए मैंने अलग से खास प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने इसलिए खास प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मैं उसे ऐसे जनरली सॉल्व करता था, कोई अलग से वर्क का, टाइम का, ऐसे बहुत सारे क्लॉक के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं वैसा सॉल्व नहीं करता था। क्योंकि मैंने जो पाया है गेट में जो एप्टीट्यूड आता है वो आपका बहुत बेसिक और जनरल थिंकिंग से आता है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता एप्टीट्यूड क्या होता है, आपकी सोचने की क्षमता को चेक करता है। तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ेगी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ेगी। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट रट लिए या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग कॉन्सेप्ट ऐसा याद करते जाएंगे, एक तो आपका माइंड में वो बहुत ज्यादा डाटा स्टोर होते जाएगा और जब आपको यूज करना होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। उससे अच्छा बेटर ये है कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करिए एप्टीट्यूड के मामले में, ऐसा मेरा मानना है। और वो मुझे हेल्प भी किया है कई जगह। जो इंग्लिश वाला पार्ट है जो उसमें एप्टीट्यूड में, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें मुझे दिक्कत आई थी क्योंकि मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था वो वाला बेस, इसलिए मुझे दिक्कत आई थी। उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ज्यादातर उसमें आपको वो नहीं करना है कि जैसे वर्ड्स याद कर रहे हैं वैसा नहीं करना है जो आपका जीआरई में लोग करते हैं, बहुत हाई लेवल हो गया जीआरई। तो जैसे कई लोग डिफिकल्ट वर्ड्स उसके मीनिंग वो सब सर्च करते हैं, तो उससे अच्छा आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड के आप पूरा लगा लीजिए, आप बिना पढ़े लगा लीजिए। और क्या करिए, धीरे धीरे बिना पढ़े आप लगाएंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है। अगर आप बिना पढ़े भी लगाएंगे तो भी आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसके लिए आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, उसके बाद और भी कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज क्वेश्चन रहते हैं, उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो सब आप बाद में एक बार पहले करने के बाद जो बच गए उन्हें आप फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देख के वापस से उन्हें क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ओके तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने रजत को देखा अभी हमारे साथ में, आईसी बंगलोर से अब इनका एडमिशन हो गया एआई के अंदर में। तो रजत, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, यस सर, तो आपने एआई को क्यों चूज किया? सर एआई मैंने चूज करने से पहले बहुत थोड़ा रिसर्च भी किया था। और मेरे ही बैच का एक जो मेरा दोस्त है वो भी एआई में है आईआईएससी बेंगलोर में, मैंने उससे भी कंसल्ट किया। और बाद में हमारी फैकल्टीज से जो है उनसे भी इंटरेक्शन हुई। और उसमें इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड सीएसई ब्रांच है, उन 3 ब्रांच के लिए वो ओपन है एआई। और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेस के लिए ओपन करेंगे। तो जो एआई है वो कोई स्पेसिफिक सीएस का जरूर उसमें कुछ प्रोग्रामिंग आउटपुट में जो मेन आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें जो स्टडी है उसमें भी 2 फील्ड है। एक तो आपका डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और एक वो वाला पार्ट हो गया, और जो दूसरा पार्ट है वो रिसर्च वाला पार्ट हो गया। तो इन केस आपको प्रोग्रामिंग वाला अगर आपसे नहीं भी होता है तो आप रिसर्च वाले एरिया में जा सकते हैं। उसमें आपको मैथ्स रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आएंगे। और मेरा मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी था और मैंने पता किया आईआईएससी मैथ्स के लिए हर चीज में मैथमेटिकल उनका अप्रोच होता है। और आईआईएससी में एआई तो और टोटली मैथमेटिक्स, डाटा साइंस इनसे ही रिलेटेड है। तो मेरे को वो इंटरेस्ट किया क्योंकि मेरा मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं आईआईएससी में एआई चूज करने का रीजन वही था। नहीं, बेस्ट है आईआईएससी, मतलब रिसर्च के लिए आप सोच रहे हैं तो बेस्ट है, उससे बड़ा उससे अच्छा कॉलेज इंडिया में शायद ही है। और मतलब काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, इसमें ब्राइट फ्यूचर भी है काफ़ी। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और बिना डाउट के हम लोग बहुत कुछ चीज़ें लेके आने वाले हैं और धीरे धीरे लेके आने वाले हैं। और मैं अपने साथ में ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ जो खुद काफ़ी क्वालिफाई हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करते हैं। और आपको बिल्कुल 101% खूब मज़ा आने वाला है। तो रजत, आप अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? यस सर। या जो आपके व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपने जो तैयार की है उसे आप कंटिन्यू करिए। और जो सर तो है गाइड करने के लिए, और सर का यूट्यूब चैनल जो iGate है उसमें आपके वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, मैथ्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे मेरे जो होंगे, सर अपने लेक्चर्स भी डालेंगे धीरे से।
आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं से आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको आप अभी यूज करते रहिए और उसमें सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, और जो यूट्यूब में कंटेंट आपको मिल रहा है वो उसको यूटिलाइज करते रहिए। और आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है, आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा। जरूर मानता हूं कि मैं आपको डर जरूर लगेगा बीच बीच में, मुझे भी लगा था, सबको लगता है डर, लेकिन आपको धीरे धीरे उससे फाइट आउट करना है, कोशिश करना है, तरीके खोजना है कि हमें वापस से स्टडी मोड में, या अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए वापस से स्टडी मोड में कैसे आ सकते हैं। जैसे मैं अभी तो लॉकडाउन है, जैसे मैं पहले जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था तो उस समय तो एसी में नहीं ट्रैवल करते थे हम लोग, तो स्लीपर हो गया, जनरल में कभी छोटा मोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जब भी मैं ट्रैवल करता था ट्रेन में, पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता था। क्यों? क्योंकि मैं आसपास देखता था, स्ट्रगल देखता था, और मुझे भी लगता था कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो यही लाइफ हो जाएगी मेरी, और यही स्ट्रगल ही होते रहेगा। मुझे और भी चीजें करनी है, और भी आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने सोचा था कि इस साल अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैंने सोच लिया था कि मुझे अंदर से इतना तो पता था कि अगर मैं पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद मेरा रैंक कहीं नहीं गया है, ये मुझे हमेशा से कंफर्म था कि वो नहीं होगा कि वहां पे जाके ब्लैकआउट हो गया या दिक्कत हो गया एग्जाम में, क्योंकि उस एग्जाम में मुझे ऐसा प्रॉब्लम, सच प्रॉब्लम नहीं होती थी एग्जाम टाइम पे, जो मुझे आता था मैं अच्छे से डिलीवर कर पाता था एग्जाम में, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं थी, कईयों के साथ होगी। आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए धीरे धीरे टेस्ट देते रहेंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बस एक एग्जाम गेट का, तो आप क्या कर रहे हैं, 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो आपकी स्ट्रेटेजी मान लेते हैं कि उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हुआ, तो आपको पहचान में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, 1 महीने 2 महीने में आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और उसका टेस्ट दीजिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आप दिक्कत कहां पे फेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। तो उससे क्या होगा, गेट से पहले आप 2-3 बार ऐसे अपने आप को ही टेस्ट कर चुके होंगे, तो आप धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे। एक बार टेस्ट दिए, उसमें आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं जैसे पढ़ रहा हूं उसमें मुझे ये थोड़ा बहुत और ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने स्ट्रेटजी पहले बनाई थी वो थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको एडेप्टिव बनना पड़ेगा, धीरे धीरे एडेप्टिव बनना पड़ेगा। उससे आपका स्मूथ वे में आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपका टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होगा, और आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे फरवरी तक, तो आपका रैंक भी बहुत अच्छा आएगा। और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, और सबको ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया आपको कि आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, तो मेरा भी यही बच्चों को रहता है कि हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं और बोलते हैं सर नहीं हो पा रहा है, तो मेरा भी एक ही वर्ड रहता है कि लगे रहना पड़ेगा। लगे रहोगे तो 101% होगा। तो आपको भी लगे रहना है, कंटिन्यू लगे रहना है, कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहना है, बस मोटिवेट रहना, सेल्फ मोटिवेट रहना है। और बिल्कुल आप अकेले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ग्रुप में रहिए। बहुत सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं भी रहते हैं, तो ऐसा मैंने देखा है कि बिना ग्रुप वाले बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप 20 में, टॉप 50 में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस कंटिन्यूसली अपने आप पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करेंगे अपने ऊपर, उतना आप सक्सेस होंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।